आज हम बात करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। तो देखिए, नेशनलिज्म इन इंडिया का मतलब क्या होता है कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना कब जगी, हमारे देश के लोगों में यूनिटी कब आई और कब इन लोगों ने मतलब भारत के देशवासियों ने एकता के सूत्र में बंधकर अंग्रेजों का विरोध किया। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट मतलब क्या होता है कि जो इंडिया था वो ब्रिटिश की एक क्या था, कॉलोनी था। जैसे कि अगर आपसे पूछेगा आप भोपाल में कहाँ रहते हो, तो बोले हम इस कॉलोनी में रहते हैं, आनंद नगर में रहते हैं। तो ये भोपाल के अंदर क्या हुई, कॉलोनी हो गई है। ऐसे क्या हुआ था कि जो भारत है, भारत किसकी कॉलोनी था, ब्रिटिश की। ब्रिटेन ने कई जगह पर अपना कब्जा जमाया हुआ था, तो उसमें भारत भी एक था जिसको बोलते हैं कॉलोनी है। तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट होने के कई कारण हैं। अब पहला कारण, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, जो हम उधर की बात नहीं कर रहे, बिफोर 90 की बात नहीं कर रहे, आफ्टर 90। तो पहला रीजन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बोले सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तब तो हम मतलब आजाद नहीं थे। तो भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने पार्टिसिपेट किया था। वो ब्रिटेन का पार्टिसिपेशन मतलब हमारी आर्मी, भाई हमारी आर्मी मतलब उन्हीं की आर्मी, सब उनके अंडर में था। तो बोले ठीक है। तो क्या हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1940 से 1918 के बीच में चला था, उसमें क्या हुआ, बोले उसके अंदर ब्रिटेन ने अपनी सेना पहुंचाई, उसमें भारतीय आर्मी वालों को भी पहुंचाया, मतलब भारत के सैनिक भी पहुंचाया उनने। तो उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट इतना गहरा हुआ कि बहुत सारा नुकसान हुआ। बोले कैसा नुकसान, भूखमरी, हंगर की प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम। और भी एक सबसे बड़ी समस्या पता क्या थी कि आर्मी में गांव के लोगों को जबरदस्ती भर्ती कर दिया गया था, भाई चलो हमारे साथ आप भी लड़ोगे। तो इससे जो विलेजर्स थे उनके अंदर गुस्सा था। उस समय क्रॉप फेलियर हो गया। भैया 1920 में इससे जो कोरोना वायरस आया ना, इससे भी खतरनाक एपिडेमिक आई थी। तो हुआ क्या उससे, उसका इम्पैक्ट ही पड़ा, लाखों लोग मारे गए थे उस समय भी एपिडेमिक की वजह से। लेकिन इस समय गवर्नमेंट ने कुछ हद तक काम किए। उस समय ब्रिटिश थे, गवर्नमेंट थी नहीं, तो क्या काम होते, कुछ काम होते क्या, कुछ काम नहीं हुआ। तो इससे लोगों के अंदर बहुत बड़ा गुस्सा हुआ, ठीक है ना। तो उसका अपोजिशन में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और उसी समय एक लीडर की जरूरत थी। लीडर कौन बने, गांधी जी का जो जन्म है 1869 में हुआ था, लेकिन वो भारत कब आए, 1915 में। बोले तब तक कहाँ थे, वो भारत में नहीं थे। अरे विदेश में पढ़ रहे थे ना, मतलब उनने अपनी जिंदगी के लगभग लगभग 35 साल, सॉरी 45 ईयर्स विदेश में गुजारे। ध्यान से समझना, इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि गांधी जी का कंट्रीब्यूशन कितना है फ्रीडम ऑफ इंडिया में, ठीक है ना। क्योंकि 45 ईयर्स वो देश के अंदर नहीं रहे, बाहर रहे, कहीं साउथ अफ्रीका रहे, कहीं इंग्लैंड रहे। 1915 में उनका स्टार्टिंग हुआ यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहला मोमेंट था यहाँ पर कि खिलाफत मूवमेंट भी था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी था, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है कि व्हाट इज सत्याग्रह एंड व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का मतलब होता है कि विदाउट वायलेंस, मतलब बिना हिंसा के, ट्रूथ, सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए बिना हिंसा के हमें क्या करना है, फ्रीडम के लिए फाइट करना है। मतलब गांधी जी का तो स्पष्ट मोटो था। बोले क्या मोटो था कि भैया हम अगर नॉन वायलेंस और ट्रूथ के रास्ते पर हम आजादी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया। 1916 में वो बिहार के चंपारण गए, वहां के जो पीजेंट थे, जो किसान थे, उनको सपोर्ट किया। 1916 में वो खेड़ा गुजरात गए, वहां के जो क्रॉप फेलियर किया, कोई भी समस्या थी, उन समस्या के लिए उन्होंने पीजेंट फार्मर से कहा कि भैया आप टैक्स मत भरो, क्रॉप फेलियर हो चुका है तो आप टैक्स मत भरो। 1920 में कहा, सॉरी 1918 में वो कहाँ गए, अहमदाबाद गए। अहमदाबाद में जो मिल फैक्ट्री है उनके मालिकों से या उनके वर्कर से मिले, और वहां पर भी उनने उनकी समस्याएं सुनी, ठीक है ना। तो ये आइडिया सत्याग्रह समझ में आता है कि गांधी जी की शुरुआत कहां से हुई थी। 1915 में गांधी जी आए थे, 1916 में बिहार के चंपारण गए, गुजरात के खेड़ा गए, अहमदाबाद गए। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ से लोगों को जागरूक करना स्टार्ट किया कि भाई हमें कौन सा रूट फॉलो करना है, कौन सा रूट फॉलो करना है, नॉन वायलेंस विथ ट्रूथ वी कैन इजिली विन द बैटल, ठीक है ना। अब देखिए रोलेट एक्ट, बोले ये सर ये क्या होता है, रोलेट एक्ट क्या है। 1919 में इंपेरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब एक संगठन था ब्रिटिश का जो यहाँ रूल कर रहे थे। उसमें कुछ भारतीय लोग भी थे जो कांग्रेस पार्टी के थे, अलग संगठन था। तो अंग्रेज जो ब्रिटिश थे उन्होंने 1919 में रोलेट एक्ट लेके आए। बोले क्या था, रोलेट एक्ट का मतलब भैया ये था कि बिना किसी ट्रायल के, अगर उनको लगा कि पॉलिटिकली आप उनको अफेक्ट कर रहे हो,
कुछ ना कुछ आपका इम्पैक्ट उन पर पड़ रहा है आपकी स्पीच की वजह से, सीधा अंदर। आप ये नहीं पूछ सकते क्यों 2 साल के लिए सीधा अंदर। तो भैया इसका तो विरोध होना चाहिए ना कि आप बिना वजह किसी को भी जेल में डाल सकते हो। हाँ डाल सकते हैं, क्योंकि उनको लगा था कि इंडिया के लोगों में क्या आ रही, यूनिटी आ रही है, और इसको कुचलने के लिए वो क्या ले आए, रॉलेट एक्ट ले आए। अब भारत के सभी लोगों ने, गांधी जी हो चाहे कोई भी हो, जो भी लीडर थे कांग्रेस के बड़े लीडर, उनने इसका अपोज किया, ठीक है ना। तो इसका अपोज हुआ। अब इसमें हुआ क्या था कि गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह डे बनाने का डिक्लेयर कर दिया कि भाई हमने सत्याग्रह के हिसाब से दिन मनाया कि हम इस एक्ट के खिलाफ लड़ेंगे। और कैसे लड़ेंगे? विथ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ वी कैन विन द बैटल, ठीक है ना। तो ये हुआ था। अब एक्चुअल में इसके बाद में क्या इंसिडेंट हुआ कि 6 अप्रैल 1919 को डिक्लेयर हुआ कि भाई हम सत्याग्रह डे मनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन और इसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं ये सत्याग्रह जो मूवमेंट था ना, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सत्याग्रह डे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का फाउंडेशन था। बोले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि 10 अप्रैल को जो अमृतसर है वहां पर फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेसन, ठीक है, एक शांति प्रिय भाई रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ रैली चल रही थी, तो वहां पर फायर हुए। और ये मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्तर पर फैल गया। लोगों ने क्या किया, आग लगा दी, इनको सबको आग लगा दी। तो गांधी जी को थोड़ा दुखी हुआ और जो बहुत सारी चीजें हुई इसके बाद में। उसके बाद में आते हैं हम जालियांवाला बाग इंसिडेंट में। रॉलेट एक्ट में क्या ध्यान रखना है कि एक ऐसा रूल आया था, बोले कैसा रूल आया था कि बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए भैया हम आपको क्या कर सकते हैं, अंदर कर सकते हैं। और पूरे भारतीयों ने और कांग्रेस के लीडर ने और गांधी जी ने भी इसका फुल अपोज किया। बट गांधी जी का क्या रूल था, नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। जालियांवाला बाग इंसिडेंट वैसे आपको पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 की बात है कि बहुत ज्यादा मात्रा में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग एक प्लेस है, वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई। इनका पर्पस क्या था? देखिए पर्पस वहां पर उनको पता ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि करना क्या है। 2 फंक्शन थे, एक तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में भी थे वो लोग वहां पर, ठीक है ना। और दूसरा रीजन क्या था कि जो पंजाबी लोगों उनका एक फेस्टिवल होता है, तो वो भीड़ इसलिए इकट्ठा हुई थी। अब हुआ क्या था, माइटियल लॉ अपोज किया गया था, एक ऐसा रूल था, मतलब भीड़ इकट्ठा आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि जनरल डायर वहां आ गए, जनरल डायर आ गए। उन्होंने जालियांवाला पार्क में क्या होता है, एंट्री एग्जिट के लिए एक ही गेट है वहां पे, तो वो आए उस गेट पे बैठ गए, वो आए या वो आया उस गेट पे बैठ गया और क्या किया, अंधाधुंध फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। भैया हजारों की संख्या में भीड़ थी वहां पे, अंधाधुंध फायरिंग हुई और कई हजारों या 100, देखिए आंकड़े तो उस समय की गवर्नमेंट देती और उस समय की गवर्नमेंट ब्रिटिश थी, तो आंकड़ों की हेराफेरी तो सरकार के अंदर चलती ही है, तो एक्चुअल कंडीशन नहीं है, लेकिन काफी संख्या में लोग मारे गए। अब इसका अपोजिशन होगा, विरोध होगा, तो इसके अपोजिशन में लोगों ने अंदर गुस्सा हुआ, तो उन लोगों ने भी फूंक दिया, अंग्रेजों के पुलिस थाने जो भी सामने आया फूंक दिए। गांधी जी तो फिर वही बहुत दुखी हो गए, क्यों? क्योंकि गांधी जी का क्या था, नॉन वायलेंस। अब आप हमें ये बताओ कि वहां पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में हजारों लोग मारे गए और गांधी जी फिर भी क्या कहते थे कि हमें नॉन वायलेंस और ट्रूथ के रास्ते पर चल के आगे बढ़ना है। तो यह कैसे संभव है? और इसलिए क्या हुआ कि इन्होंने अपना मूवमेंट मतलब स्टॉप कर दिया, सत्याग्रह मूवमेंट। क्योंकि देखिए अभी भाई ये इनका फंडा अलग था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की जो उपाधि, जो पोस्ट से सम्मानित किया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने बोल दिया हटा यार भाई, मुझे नहीं चाहिए ये सब चीजें, ठीक है ना। अब पहला मूवमेंट क्या था, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट का हमारे देश से कोई लेना देना ही नहीं था। बोले सर लेना देना नहीं था तो फिर देश में चलाया क्यों? देखिए इसके पीछे का कारण क्या है, खिलाफत मूवमेंट हमारे देश के अंदर था ही नहीं, ये जो ऑटोमन टर्की है ना उसका इशू था। बोले कैसा, 1914 में जो वर्ल्ड वार हुआ था, 1914 से 1980 तक चला था, उसमें जो ऑटोमन जो टर्की था उसकी हार हुई थी। हमें इतना डीपली अभी नहीं जाना वर्ल्ड वार में, लेकिन इतना समझिए टर्की की हार हुई थी। अब हुआ यह था कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटिश लोग थे, ठीक है ना, ब्रिटेन गवर्नमेंट थी, उनने क्या किया कि कुछ जब वार होता है ना, युद्ध होते हैं और उसके बाद में समझौता होता है, जीत हार होती है, तो ट्रीटी साइन होती है, कुछ समझौते होते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी थी कि वहां क्या है, टर्की में मुसलमान लोग हैं, ठीक है ना, तो उनका जो लीडर था वो, उनकी कुछ ट्रीटी वो इस्लाम के अगेंस्ट थे, ठीक है, तो उनने अपोज किया। भाई वहां के लोगों ने इस ट्रीटी का अपोज किया क्योंकि ये इस्लाम के अगेंस्ट थी। तो बोले इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा,
तो गांधी जी ने सोचा, एक्चुअल में देखिए अंग्रेजों का रूल था डिवाइड एंड रूल, वो गांधी जी ने यहाँ तोड़ निकालने की सोची कि अगर ये डिवाइड ही हट जाएगा तो फिर रूल ही रूल रहेगा, और रूल किसी का भी हो सकता है। तो इनने सोचा कि सबसे पहला इस देश के अंदर क्या मुद्दा बनना चाहिए, यूनिटी, क्योंकि संगठन में शक्ति है। तो गांधी जी ने सोचा कि हम यूनिटी बनाएं। कैसे बनाएं कि अगर हम भारत के मुसलमानों से बात की कि जो खिलाफत मूवमेंट जो टर्की में चल रहा है, जो ब्रिटिश वालों ने रूल बनाए हैं इस्लाम के अगेंस्ट है, तो हम भी यहाँ पर टर्की को सपोर्ट करने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट करें, और उस मूवमेंट का नाम क्या दिया गया, खिलाफत मूवमेंट। तो ये हमारे देश में भी स्टार्ट हुआ। गांधी जी ने और कांग्रेस के लीडर ने मुस्लिम लीडरों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और उस मूवमेंट के लिए स्टार्ट हो गया। अब गांधी जी का आइडिया गलत नहीं था, उनका यह था कि खिलाफत मूवमेंट में अगर हम मुसलमान भाई लोगों को साथ देंगे तो कहीं ना कहीं देश की आजादी में इनका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है, हम लोग दूसरों की हेल्प करते क्यों है कि कभी हमें जरूरत पड़े तो वो हेल्प करें, ठीक है ना। और गांधी जी पैरेलली इसके साथ कौन सा मूवमेंट चलाना चाहते थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है ना। क्या ध्यान रखना है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब देखिए, तो ये कंडीशन थी कुछ, द मूवमेंट हैड टू बिगिन विद सरेंडर ऑफ टाइटल। अब ये नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के साथ में हुआ क्या था, सबसे पहले बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, स्कूल्स, कॉलेज, पूरी विदेशी चीजों का बहिष्कार करना। 1920 1920 से हम लोग ये काम करते आ रहे हैं, बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, बहिष्कार बहिष्कार बहिष्कार। आज 2020 हो गया, अगर आज की डेट में देखें तो कई चाइनीज ऐप बंद हो गए हैं, बट एमआई जैसी कंपनियां हैं या रियलमी जो चाइनीज कंपनियां, आज भी इंडिया के लोग उन्हीं को प्रेफर करते हैं और टॉप ट्रेंड पर बनी हुई है। तो गांधी जी का पहला उद्देश्य था कि हमें विदेशी चीजों का बहिष्कार करना है, फॉरेन जो ट्रेड है, फॉरेन जो चीजें रहती है उनको बहिष्कार करना है, और हमें क्या करना है, इंडियन जो थिंग्स है, वस्तु है, इनका अधिक से अधिक इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या था कि जो मतलब कहीं ना कहीं इनका पर्पज ये भी था कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, कॉलेज है, और जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हमारे इंडिया के जो अंग्रेज के अंडर काम करते थे, बोले वो भी सब छोड़ दो अपने काम। तो छोड़े भी सही, ऐसा नहीं है नहीं छोड़े भैया, लेकिन क्या कर सकते हैं, करे तो करें क्या। दूसरा कोई इंस्टीट्यूट नहीं था पढ़ने के लिए बच्चों को, तो बच्चों को मजबूरी में वहां जाना पड़ा। जो भारत के लोग थे उनके पास दूसरा कोई रोजगार का साधन नहीं था, तो भूखे मरने से अच्छा है कि अंग्रेजों के अंदर काम कर ले। उनका भी ये मजबूरी थी, कोई जरूरी नहीं था उनके लिए, ठीक है ना। अब भाई महात्मा गांधी की लीडरशिप में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट पूरी फुल फोर्स के साथ स्टार्ट किए गए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप। उसके बाद में डिफरिंग स्ट्रैंड विद इन द मूवमेंट। अब एक्चुअल में ये मूवमेंट में बाकी सब लोगों ने पार्टिसिपेट क्यों किया, आपको पता है, जनता सिर्फ अपना फायदा देखती है, जनता सिर्फ अपना फायदा देखती है। हर इंसान का अलग अलग पर्पस था वहां पे। अगर जैसे किसान लोग थे, अगर आपसे आपके क्षेत्र में कोई विधायक आएगा, कोई एमएलए एमपी आएगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर हमारे घर के सामने की सड़क में गड्ढा है, कोई बोलेगा लाइट नहीं आ रही। सबके अलग अलग इशू होते हैं और सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम से मतलब है। देश की प्रॉब्लम से किसी को मतलब नहीं रहता भाई। देश में क्या चल रहा है, जैसे कि आज क्या चल रहा है, सुशांत रिया भैया, हर दिन किसान मर रहे हैं, मजदूर मर रहा है, बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन इनसे कोई मतलब नहीं है। मीडिया को चाहिए टीआरपी और हम लोगों को चाहिए मसाला। लो भैया मसाला, किसी दिन मसाले में मसाला मिक्स नहीं हो जाए, ठीक है ना। तो क्या ध्यान रखना है कि अलग अलग थे। तो इसका क्या इम्पेक्ट हुआ भाई, फायदा तो हुआ उस समय क्योंकि सभी ने पार्टिसिपेट किया, चाहे उनका उद्देश्य अलग अलग हो। जो बिजनेसमैन लोग थे उनकी कुछ अलग पॉलिसी थी, फार्मर थे उनकी कुछ अलग पॉलिसी थी, लेकिन सबको समझ में आ रहा था व्हाट इज द रूट कॉज, जड़ में समस्या क्या है। जड़ में समस्या यह है कि अगर ब्रिटेन चला जाता है, ब्रिटिश चले जाते हैं, तो हमारी जो सरकार बनेगी वो सबकी बात सुनेगी। क्या ध्यान रखना है, क्या उद्देश्य से उन्होंने लड़ाई लड़ी कि ये लोग हमारी बात नहीं सुनते, अगर हमारे देश की सरकार बनेगी तो हमारी बात सुनी जाएगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू एजुकेशन, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, तो हम लोग उस पर नहीं जाएंगे अभी। रिबेलियन इन द कंट्री साइड, ठीक है ना। तो ये रिबेलियन मतलब क्या हुआ कि फ्रॉम सिटीज कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड, मतलब कहीं ना कहीं सिटी से गांवों में भी फैल गया। गांव के लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया सर इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, क्योंकि अलग अलग पॉलिसी थी ना। लैंड लॉर्ड एक समस्या थी, जमींदारी प्रथा थी, टैक्स इतना हैवी टैक्स इम्पोज था ना कि हद से ज्यादा। आधा किसान फसल पैदा करके अंग्रेजों को देगा, तो ये सब चीजें थी। तो इनके खिलाफ में जो गांव के लोग हैं, विलेजर्स थे, वो भी जागरूक हुए और उन लोगों ने भी इसके अगेंस्ट जगाए, ठीक है। थैंक यू, अगली क्लास में देखेंगे बात करते हैं।